हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक आपदाएं। यह पर्यावरण भूगोल का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बीए फर्स्ट ईयर में सेकंड पेपर पर्यावरण भूगोल का ही भाग है। आज हम देखेंगे प्राकृतिक आपदाएं। आपसे अक्सर प्राकृतिक आपदाओं को लेकर प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें या तो आपसे किसी भी एक प्राकृतिक आपदा पर विस्तार से प्रश्न पूछ लिया जाता है, उससे बचाव के उपाय पूछ लिए जाते हैं कि किस प्रकार आपसे यदि कोई बाढ़ जैसी आपदा आ जाती है तो आप उससे किस प्रकार उसका निवारण करेंगे, उस तरह से किस तरह से बचाव करेंगे और बाढ़ के लिए किस प्रकार आप प्रबंधन करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, या फिर आपसे किसी भी एक प्राकृतिक आपदा का एक परिभाषा पूछ ली जाती है कि बाढ़ किसे कहते हैं, भूकंप किसे कहते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे मुख्य रूप से पूछे जाएंगे, जिनको आज हम एक एक करके कवर करेंगे। अगर प्राकृतिक आपदा की बात की जाए तो प्राकृतिक आपदा एक प्राकृतिक जोखिम है, और यह एक तरीके से प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होने वाली बहुत बड़ी समस्या है, यानी कि जोखिम है, जिससे मानव जनधन को हानि होती है, नुकसान होता है, और उसको हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप या भूस्खलन, जो कि मानव गतिविधियों को प्रभावित करता है, जीव जंतु को या जनधन को हानि होती है उससे, उसको हम प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में रखेंगे। और इसका क्या है, मानव दुर्बलता को उचित योजना और आपातकालीन प्रबंधन के आविर्भाव में, यानी कि तुरंत हम इनसे निपटान नहीं कर पाते हैं, यानी कि तुरंत हम इनसे बचाव नहीं कर पाते हैं, आपातकालीन प्रबंधन के अभाव में इनका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आर्थिक और मानवीय पर्यावरण को भी नुकसान होता है, और इसी को हम कहेंगे प्राकृतिक आपदा। अगर हम देखें तो बिना मानव की भागीदारी के प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं या जोखिम या आपदा नहीं बनती है, क्योंकि इसके फलस्वरूप प्राकृतिक शब्द को विवादित बताया गया है। क्योंकि इसमें माना गया है कि यदि प्रकृति द्वारा स्वतः कोई आपदा उत्पन्न होती है तो उसमें मूल रूप से जनधन की हानि इतनी नहीं होती, परंतु कुछ मानवीय कारण जो वर्तमान में है अधिकतर इन आपदाओं के बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है। इसलिए मानव को भी प्राकृतिक आपदा का कई हद तक कारण माना जाता है। प्राकृतिक आपदाओं में कई प्रकार हो सकते हैं, जिनमें भूकंप है, सुनामी है, भूस्खलन, ज्वालामुखी, चक्रवाती तूफान, बाढ़ और आग। इनको प्राकृतिक आपदाओं की श्रेणी में रखते हैं। इसमें भी हम दो कैटेगरी कर सकते हैं। एक तो तत्क्षण आपदा, यानी कि जो अचानक से आती है, और साथ ही जो जिनके हमें परिणाम पता नहीं होते हैं। इस प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं में, जिनमें भूकंप सम्मिलित है, साथ ही सुनामी सम्मिलित है, उसके साथ ही भूस्खलन सम्मिलित है, और ज्वालामुखी इसमें सम्मिलित है। जबकि बाढ़, आग और चक्रवाती तूफान, इनका हम अनुमान लगा सकते हैं, परंतु भूकंप, सुनामी, भूस्खलन जैसी समस्याओं का अनुमान हम नहीं लगा सकते, इसलिए इनको अधिक विनाशकारी आपदाओं में सम्मिलित किया जाता है। भूकंप की बात की जाए तो यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने वाला कंपन है, जो कि अचानक से पृथ्वी के आंतरिक किसी ऊर्जा के बाहर आने से उत्पन्न होता है, और ये भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होता है। और अगर हम भूकंप की बात करें तो इसमें देखें कि मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी का वह भाग जहाँ से प्रथम तरंग का अनुभव किया गया था, तो उसको हम कहेंगे अधिकेंद्र। और भारत जो कि पृथ्वी का जो तल है, वहाँ पर जो सबसे पहले जो हम कह सकते हैं, यानी कि वो तरंग अनुभव की गई, उसको हम कहेंगे अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर। और जिस पृथ्वी की आंतरिक गिरह में जिस स्थान से सबसे पहले तरंग उत्पन्न होती है, उसको हम कहेंगे भूकंप मूल। जो प्राकृतिक विज्ञान है या भूगोल है, भूगोल में जो भूकंप है, इनका अध्ययन, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी यानी ब्रांच है, भूकंप विज्ञान इसको हम कहते हैं, उसके अंतर्गत किया जाता है। और इसकी घटना का अनुभव सिस्मिक तरंगों के माध्यम से हमें अनुभव किया जाता है, जिसका अंकन एक यंत्र है, रिक्टर स्केल, उस पर इसको नापा जाता है, इस परिणाम को। तत्क्षण इसमें परिणाम और भूकंप की तीव्रता का पता लग जाता है रिक्टर स्केल पर। और इसकी हम देखें तो झटकों की जो तीव्रता का मापन है, वो है मरकरी स्केल पर हमें करना होता है। तो ये तो थे कुछ छोटे छोटे प्रश्न जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जिनमें अधिकेंद्र क्या होता है, भूकंप का मूल क्या होता है, सिस्मिक तरंगे किसे कहते हैं, सिस्मोमीटर क्या है, भूकंप का रिकॉर्ड करने के लिए हम सिस्मोमीटर का यूज़ करते हैं, जिसको सिस्मोग्राफ भी कहते हैं। साथ ही साथ रिक्टर स्केल क्या होता है, मरकरी पैमाना क्या होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो भूकंप से संबंधित ये थे प्रश्न। भूकंप एक तत्क्षण आपदा है, जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते, और अचानक से इसकी उत्पत्ति होने के कारण इससे जनधन की हानि अधिक होती है। दूसरा है सुनामी। जो सुनामी और भूकंप दोनों एक दूसरे से आपस में संबंधित है, क्योंकि सुनामी का संबंध
जो महासागरीय भाग है उनसे जो तरंगें उत्पन्न होती है, जलीय तरंगें, जो कि ना साधारण तरंगों से काफ़ी अधिक ऊंचाई की, काफ़ी विशालकाय होती है और ये तटीय क्षेत्रों में बहुत बड़ी मात्रा में जनन की हानि करती है। और इसकी उत्पत्ति का कहीं ना कहीं स्रोत जो है भूकंप है। समुद्री तूफान को हम जापानी में सुनामी बोलते हैं, यानी बंदरगाह के निकट की लहर। दरअसल ये बहुत ही लंबी होती है, काफ़ी सैकड़ों मीटर तक इनकी ऊंचाई हो सकती है, काफ़ी लंबी हो सकती है और इनकी गति भी 400 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। अक्सर समुद्री भूकंपों की वजह से सुनामी उत्पन्न होती है, यानी कि यदि किसी समुद्री भाग में अचानक से मध्य भाग में या समुद्र के भीतरी आंतरिक भाग में भूकंप की उत्पन्न होती है तो उस उत्कंपन के कारण समुद्री भागों में तरंगे उत्पन्न होती है, जो कि तट तक पहुंचते पहुंचते बहुत ही विशाल रूप ले लेती है और तटीय भागों को जलमग्न कर देती है, जिससे क्या होती है, जनधन की हानि होती है और इसी को हम कहते हैं सुनामी। प्रशांत महासागर में सुनामी आना बहुत ही आम बात है और 2013 में भारत भी सुनामी से प्रभावित रहा है। अगली जो आपदा है वो है भूस्खलन। भूस्खलन का मतलब ये है किसी पर्वतीय भाग से या पर्वतीय भाग का अचानक से नीचे धसक जाना, बहुत बड़े भाग का अचानक से गिर जाना, उसको हम कहेंगे भूस्खलन। भूस्खलन की घटनाएं जो हैं मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा होती है और उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहाँ पर वर्षा होती रहती है आए दिन। और इसका मुख्य कारण भी धरातलीय हलचल हो सकती है, पत्थर का खिसकना, गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और भूस्खलन के कई प्रकार हो सकते हैं, इसमें चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े, पत्थर भी गिरने लग सकते हैं, चाहे मिट्टी का बहाव भी इसमें सम्मिलित है जो कि कई किलोमीटर विस्तार तक भी हो सकता है। और इसका मुख्य जो कारण है वो है भारी वर्षा और बाढ़ या भूकंप। इन तीनों चीज़ों के आने से भूस्खलन की घटना हो सकती है। और इसमें कहीं ना कहीं जो मानव निर्मित कारण है वो है मानव की गतिविधियाँ, जैसे पेड़ों और वनस्पति की कटाई। क्योंकि पेड़ और मिट्टियाँ जो है, वनस्पति जो है मिट्टी को बांध कर रखती है और चट्टानों को जकड़ के रखती है, परंतु जब वृक्षों का हनन कर दिया जाता है, उनकी कटाई कर दी जाती है पर्वतीय क्षेत्रों में, तो वहाँ की मिट्टी कमज़ोर पड़ जाती है। इस कारण वर्षा के दिनों में या वर्षा काल में तुरंत पानी के सोखते ही चट्टानें धसकने लग जाती है, जिसको हम भूस्खलन कहते हैं। अगला जो प्रकार है वो है जो आपदा का ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित सब मुख है, जिससे क्या निकलता है, पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख और साथ ही धूल के कण इत्यादि बाहर आते हैं। और ये कई तरीके से, दो तरीके से बाहर आते हैं, या तो विस्फोट के साथ में या फिर शांत तरीके से। परंतु ज्वालामुखी अक्सर विस्फोट के साथ ही बाहर आते हैं इनके साथ में, इसीलिए अधिक विनाशकारी होते हैं। ज्वालामुखी फटने या पत्थरों के गिरने से होने वाला इरप्शन, इसको हम ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। और साथ ही इनके कई सारे प्रभाव भी इसमें हम देख सकते हैं जो कि मानव जीवन के लिए हानिकारक है। लावा बहुत ही तरल जो गर्म गर्म और तरल पदार्थ जो चट्टानें होती हैं उनका अंश होता है, जिसका तापमान बहुत अधिक होता है। और जब ये अत्यंत गर्म तापमान के साथ में जो पृथ्वी के ऊपर फैलता है तो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को, धरातल को काफ़ी नुकसान पहुंचा देता है। इसीलिए ज्वालामुखी विस्फोट भी अत्यधिक हानिकारक प्राकृतिक आपदा है और इसके अचानक विस्फोट होने के कारण जनधन की हानि भी बहुत अधिक होती है। अगला है चक्रवाती तूफान। यह एक मौसमी आपदा है, परंतु यह भीषण तब होती है जब इसकी गति, इसमें पवनों का जो गति अधिक होती है और साथ ही तीव्र वर्षा होती है, तब यह बहुत बड़े तटीय क्षेत्र को प्रभावित करती है। और चक्रवाती तूफानों की अगर हम बात करें तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण कैटरीना है। और इनमें सबसे ज़्यादा जो भीषण चक्रवात होते हैं वो होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात और आंधी। ये एक तरह की घटना के लिए अलग अलग नाम है इनके। एक चक्रवाती तूफान की व्यवस्था जो महासागरों के ऊपर बनती है, अब तक का सबसे भीषण तूफान हरिकेन को माना गया है। और इसका नाम भोला चक्रवात जो अटलांटिक का सबसे भीषण हरिकेन था। और इसके साथ अलावा और भी है बारबाडोस जो है, इसका जो क्षेत्र है वो है तूफान कैटरीना जो संयुक्त राज्य अमेरिका के खाड़ी तट में आया था, तब वहाँ पे इसने काफ़ी तबाही मचाई थी, इसलिए इसको हम भीषण चक्रवाती मानते हैं। अब चक्रवात में स्थिति क्या होती है कि महासागरीय क्षेत्रों में जहाँ पर बहुत अधिक तापमान होता है तटीय क्षेत्रों की तुलना में, तो यहाँ पर अत्यधिक तापमान के कारण लो प्रेशर बन जाता है, जो कि बहुत ही तीव्र और स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर होता है। और लो प्रेशर बनने के कारण आसपास की जो हवाएं हैं, यानी कि आसपास की हवाएं जो कि आसपास, क्योंकि क्या है, हाई प्रेशर है,
और पवन चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो आसपास की सभी हवाएं किस ओर आकर्षित होने लगती है, इन लो प्रेशर की ओर। ये एक चक्राकार पथ के रूप में ये पवनें बहुत ही तीव्र गति से चलने लगती है, 100 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और इन तीव्र पवनों के चलने के कारण ये एक चक्राकार आकार बना लेता है, जिसको हम चक्रवात कहते हैं। और ये चक्रवात जब अपने गति के साथ साथ ये आगे बढ़ता है और तटीय क्षेत्रों में भूभागों में ये एंटर करता है, तब तीव्र पवनों के कारण और तीव्र वर्षा के कारण काफ़ी इससे जनधन की हानि होती है। इसलिए यह भी एक प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में से रखा गया है। अगला जो है प्रमुख आपदा है वो है बाढ़। बाढ़ जो है मुख्य रूप से वर्षा काल में भारत जो है और कई सारे ऐसे देश हैं जो नदी किनारे बसे हुए हैं, जिनमें नदियों की काफ़ी ज़्यादा संख्या है, जिनमें जल की आवक अधिक रहती है, वहाँ ये क्षेत्र प्रभावित होते हैं बाढ़ से। जिसमें क्या होता है, अचानक से जल का जो नदियों के जल का स्तर बढ़ जाता है और जलमग्न हो जाती है अधिकांश आवासीय क्षेत्र। इसलिए बाढ़ को भी अत्यधिक खतरनाक प्रमुख आपदा माना जाता है। परंतु तथ्य यह है कि वर्तमान में अगर बाढ़ की बात की जाए तो मानव जीवन को या मानवीय क्रियाकलापों को बाढ़ के लिए अधिक उत्तरदायी माना गया है। बाढ़ आमतौर पर निरंतर मूसलाधार बरसात या गरजदार तूफान के कारण होती है, लेकिन ये सुनामी और तटीय तूफानी जलमग्नता का भी परिणाम हो सकती है। पानी काफ़ी गहरा होता है, बहुत तेज़ी से बह रहा हो, या बाढ़ बहुत तेज़ी से बढ़ी हो, बाढ़ के पानी में मलबा, पेड़, नालीदार इस्पाती चादरें आदि बह रही हो। बाढ़ का आक्रमण तैयारी करने के लिए आपका घर और कारोबार होने वाली क्षति को कम करने में आपको बच निकलने में मदद मिलेगी। इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार की जो आपदा राहत कार्य है वो जो है बाढ़ के प्रभाव को या उसके होने वाले दुष्परिणामों को उनको हम कम कर सकते हैं। इसके लिए हमें संबंधित जो विभाग है, साथ ही साथ हमें पहले से ही ऐसे क्षेत्र जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उनको वर्षा काल में खाली करवा देना चाहिए। तो इसके उपाय हो सकते हैं। और भारत में जो मूल बाढ़ का कारण है वो है नदियों में जो है मलबे की अधिकता होना, इसका मूल कारण है। और यह यहाँ पर जो भारत का प्रमुख जो मैदानी क्षेत्र है, गंगा का मैदानी क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। आग आग अगली प्राकृतिक आपदा जिससे वर्तमान विश्व काफ़ी अधिक जूझ रहा है, उसका कारण अगर हम माने तो ये प्राकृतिक आपदा तो है, परंतु अधिकांशतः वनों में आग लगने का मूल कारण मानव है। क्योंकि मानव के वनों में हलचल और उनके गमन की वजह से और मानवीय जनित कारणों से या फिर किसी विद्युत जनित कारणों से वनों में आग लग जाती है, और इससे काफ़ी बड़े क्षेत्र में अगर ये बढ़ जाती है तो उसको हम एक प्राकृतिक आपदा का रूप दे सकते हैं। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में लगने वाली आग काफ़ी जनधन को हानि हुई, इससे काफ़ी ज़्यादा जो जीव जंतु हैं उनका विनाश हुआ। काफ़ी बड़े क्षेत्र में पेड़ पौधों का विनाश हुआ। कैलिफोर्निया में लगने वाली आग इसकी आम उदाहरण है। आगजा जो है इसका मूल कारण हम कह सकते हैं दहनशील पदार्थों का तीव्र ऑक्सीकरण होना इसका कारण है। ऊष्मा प्रकाश इसका कारण है। इसके साथ ही रासायनिक प्रतिकारक उत्पाद जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आदि इसका मुख्य कारण माना जाता है। और दहनशील पदार्थ में सन्निहित अशुद्धि के कारण ज्वाला रंग और आग की तीव्रता में अंतर हो सकता है। सामान्य रूप से आग दाह पैदा करता है, जिससे भौतिक रूप से पदार्थों को क्षतिग्रस्त करने की क्षमता होती है, और ये प्राकृतिक आपदा मानी गई है। तो ये तो थी प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं जिनका हमने एक एक करके अध्ययन किया। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इन आपदाओं से निपटने के क्या क्या उपाय हैं, किस प्रकार से हम आपदा का प्रबंधन कर सकते हैं और जनधन की हानि होने से इसको रोका जा सकता है।